गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के सीरीज में गुलाम वंश को पढ़ेंगे। यह गुलाम वंश का भाग 2 है। भाग 1 में हम लोगों ने देखा था कि गुलाम वंश में कुल 11 शासक आते हैं, जिनके क्रम को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश और तीसरा बलबनी वंश। भाग 1 में हम लोगों ने कुतुबी वंश को पढ़ा था। भाग 2 में हम लोग शमसी वंश को पढ़ेंगे। देखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली सल्तनत में 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था और इसका असली नाम अल्तमश था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखना, लाहौर जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रिय स्थान था, जिसे ऐबक ने अपनी राजधानी भी बनाया होता है। लेकिन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और वो अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन पाता है। तो लाहौर के तुर्की सरदारों ने ऐबक का उत्तराधिकारी बताते हुए आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया, गुलाम वंश का शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन इसका विद्रोह दिल्ली में होता है और दिल्ली के तुर्की सरदारों ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, जिस कारण इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य युद्ध होता है। आराम शाह पराजित होता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। अब इल्तुतमिश ऐसी स्थिति में लाहौर की गद्दी पर बैठता, लाहौर से अपनी प्रशासन को चलाता। तो लाहौर के तुर्की सरदारों ने तो आराम शाह को चुना था और वहाँ पर इल्तुतमिश का जाकर वहाँ से प्रशासन चलाना, एक तो षड्यंत्रकारियों का भय और ऊपर से विद्रोह का भय, इस कारण यह अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित कर लेता है। 1215 से लेकर 1217 ईस्वी तक इल्तुतमिश को अपने 2 प्रबल प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक इल्दौज था और दूसरा कुबाचा। ताजुद्दीन इल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा। अब देखो, गौरी के 3 गुलाम थे। भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। गौरी के 3 गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक एक था, दूसरा ताजुद्दीन इल्दौज और तीसरा नासरुद्दीन कुबाचा। इन तीनों के मध्य गौरी ने अपने पूरे साम्राज्य को विभाजित कर रखा था, जो कि मृत्यु के बाद ये सभी अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐबक इन दोनों के साथ समन्वय बनाकर चलता है, शांति व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन ऐबक की मृत्यु के बाद ये दोनों ने अपना साम्राज्य विस्तार शुरू किया और भारतीय सीमा क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू किया। इसी क्रम में इन दोनों का युद्ध इल्तुतमिश के साथ होता है। अब देखो, गजनी का जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र इल्दौज का था। मोहम्मद गौरी ने इल्दौज को इस क्षेत्र का कमांड सौंपा था। अब इल्दौज क्या करता है कि गजनी से बढ़कर आ जाता है लाहौर में, और लाहौर में आता है, जिस कारण इसका युद्ध होता है 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश के साथ। इस क्रम में इल्दौज पराजित होता है और इसकी हत्या कर दी जाती है, इल्दौज मारा जाता है। अब कुबाचा क्या करता है? कुबाचा का क्षेत्र था, यह क्षेत्र सिंध का क्षेत्र था और उच्च और मुल्तान के क्षेत्र पर कुबाचा का अधिकार था। इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए इल्तुतमिश के विद्रोहियों का समर्थन प्राप्त कर यह लाहौर पर अधिकार कर लेता है, जिस कारण कुबाचा का युद्ध होता है 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश के साथ। कुबाचा पराजित होता है और यह जान बचाकर भागता है और अपने क्षेत्र में आकर शरण लेता है। लेकिन इस वक्त इसकी किस्मत साथ देती है। इसी वक्त चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी इस क्षेत्र में आ जाता है। दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण का खतरा उत्पन्न होता है। चंगेज खां क्या करता है कि ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मुंगबर्णी का पीछा करता है और मुंगबर्णी जो होता है भागकर पंजाब की ओर आ जाता है। अब देखो, जलालुद्दीन मुंगबर्णी जो था, उसका प्रेम प्रसंग था चंगेज खां की बहन के साथ। जिसका पता चंगेज खां को लगता है तो यह मुंगबर्णी का पीछा करना शुरू करता है इसकी हत्या करने के लिए। अब मुंगबर्णी जो था वो भाग कर आता है लाहौर के क्षेत्र पे और इल्तुतमिश से शरण मांगता है। लेकिन इल्तुतमिश जो था चंगेज खां को जानता था, उस वक्त का सबसे आक्रामक शासक था ये। अब चंगेज खां से इसका युद्ध ना हो जाए, इस चलते इसने मुंगबर्णी को शरण देने से मना कर दिया। चंगेज खां ने संदेशा देके इल्तुतमिश को बताया कि अगर तुमने मुंगबर्णी को अपने यहाँ अपने क्षेत्र में शरण दी तो अगला आक्रमण तुम्हारे यहाँ होगा, दिल्ली पर होगा। तो इसने भी बोला कि मैं आपके दुश्मन को क्यों अपने यहाँ शरण दूंगा। तो इस तरीके से इसने चंगेज खां के आक्रमण का खतरा को रोक दिया। अब देखो, चंगेज खां अपने मुंगबर्णी को खोज रहा था, इस क्षेत्र में था अपनी सैनिक को लेकर, और इल्तुतमिश कुबाचा को खोज रहा था और भी इस क्षेत्र में अपने सैनिक को लेकर था। अब इल्तुतमिश को लगा कि अगर ये दोनों आमने सामने हो जाएं तो चंगेज खां यही सोचेगा कि ये हमसे आया है युद्ध करने, और ये अभी युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि
अभी अभी तो गुलाम वंश आया था भारतीय सीमा क्षेत्र में, अभी पूरी तरीके से पांव भी नहीं जमा पाया और इतने आक्रामक योद्धा से युद्ध करना उचित नहीं था। इस कारण इल्तुतमिश अपने सैनिकों के साथ लौटकर दिल्ली आ जाता है और बोलता है कि इस क्षेत्र को छोड़ दो जब तक चंगेज खां है। अब हम लोग चलते हैं पूर्वी अभियान की ओर। इल्तुतमिश अपना पूर्वी अभियान शुरू करता है यहाँ से। चंगेज खां के बाद इल्तुतमिश पूर्व की ओर ध्यान दिया तथा बिहार और बंगाल को अपने अधीन एक बार फिर से किया। अब देखो बंगाल का क्या इशू था, 1206 ईस्वी में जैसे गौरी की हत्या होती है, किसने की थी? अली मर्दान ने। अली मर्दान कौन था? तो बख्तियार खिलजी का ही एक सैनिक था और 1206 में बख्तियार खिलजी की भी मृत्यु हो जाती है। अब ये अली मर्दान क्या करता है कि बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। अब इसी बीच में अली मर्दान की भी मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र होता है हिसामुद्दीन ऐवाज। हिसामुद्दीन ऐवाज जो होता है इसका शासन अब बंगाल में होता है, बंगाल क्षेत्र का यह शासक होता है। अब इल्तुतमिश क्या करता है कि अपने पुत्र को भेजता है, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जाता है और 1226 ईस्वी में हिसामुद्दीन ऐवाज को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। अब देखो, अब यहाँ से बढ़ता है और 1228 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद उच्च और मुल्तान के क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेता है। अब कुबाचा यहाँ से पलायन करता है और अपने क्षेत्र में आकर सिंध के क्षेत्र में शरण लेता है। अब कुबाचा यहाँ से अपने पुत्र को भेजता है दिल्ली इल्तुतमिश के पास संधि समझौता को लेकर, लेकिन इल्तुतमिश जो होता है इस समझौता को मानने से इनकार कर देता है और कुबाचा के पुत्र को बंदी बना लेता है। अब ये चीज़ से कुबाचा को बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि होती है और यह सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। यहाँ पर कुबाचा की भी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए 40 गुलाम सरदारों के गुट का गठन किया, जिसे तुर्काने चहलगानी कहते हैं और इसी संगठन को चरगना भी कहते हैं। अब देखो, इस संगठन को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इल्तुतमिश जो था ये ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब गौरी के साथ के जो तुर्की सरदार थे वो हो गए और दूसरा ऐबक के साथ के जो तुर्की सुल्तान थे वो हो गए। वो सभी इल्तुतमिश को समर्थन करने से मना कर दिए और जिसकी वजह से साम्राज्य के अंदर विद्रोह की भावना उमड़ते रहती थी। और इल्तुतमिश को ये एहसास हो गया था चंगेज खां के अपने क्षेत्र में आने के बाद कि अगर इल्तुतमिश को इस क्षेत्र पे शासन करना है, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अब इसे संगठित करने के लिए उसे जनता का समर्थन चाहिए था, साथ ही इल्तुतमिश को अपनी सेना का पूरा समर्थन चाहिए था। तो इस साम्राज्य को संगठित करने के लिए और इसी अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए इसने 40 गुलाम सरदारों के गुट का गठन किया, जिसे तुर्काने चहलगानी कहते हैं और इसी संगठन को चरगना भी कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुर्काने चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए। अब ये तो अपने साम्राज्य को संगठित कर रहा है, वो भी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। अब इसने धार्मिक मान्यता भी ले ली। खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से 1229 ईस्वी में सुल्तान पद की स्वीकृति ली और ऐसा करने वाला इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश एक कुशल शासक था और कुशल शासक होने के अलावा भी यह कला और विद्या का प्रेमी था। इल्तुतमिश ने बख्तियार काकी के स्मृति में निर्मित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया 1232 ईस्वी में। अब देखो, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में। लेकिन 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो जाती है और कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य अधूरा रह जाता है, जिसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया 1232 ईस्वी में। अब इल्तुतमिश के कार्यकाल में एक बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट सिस्टम था जिसे इक्ता प्रणाली कहते हैं। इक्ता एक अरबी शब्द है और जिसका अर्थ होता है भूमि। अब ये क्या करता था कि इसने बहुत बड़े साम्राज्य को जीत रखा था और उस साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए यह क्या करता था कि उस साम्राज्य को छोटे छोटे भूभाग में विभाजित कर देता था और अपने एक प्रतिनिधि को इस क्षेत्र में बैठा देता था और उस प्रतिनिधि को इक्तेदार कहते थे। काम क्या था उसका? उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखना,
साम्राज्य विस्तार के लिए सैन्य शक्ति भी बनाए रखना तथा इसका विस्तार करना, और साथ ही उस क्षेत्र से लगान वसूलना। फसल की मतलब अच्छे से फसल का एग्रीकल्चर पे ध्यान देना, अच्छे फसल हो, और लगान वसूलना। इससे क्या होता था कि इस सीमा क्षेत्र पे साम्राज्य की पकड़ भी बनी रहती थी और शांति व्यवस्था भी उस क्षेत्र में कायम रहता था, कोई विद्रोह की भावना नहीं उमड़ने देता था, सैन्य शक्ति भी बढ़ती थी और साथ ही साम्राज्य का इनकम भी बढ़ता था। तो इक्ता प्रणाली उस वक्त की सबसे अच्छी मैनेजमेंट सिस्टम थी, जिसे इल्तुतमिश ने इसे निरंतर अपने साम्राज्य में चालू रखा, लागू कर दिया। इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो थी मोहम्मद गौरी ने की थी। प्रथम इक्ता इसने दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी के क्षेत्र की। भारतीय सीमा क्षेत्र में हाँसी का क्षेत्र के इक्तेदार ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने बनाया था, लेकिन इसे सुव्यवस्थित रूप से शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करने पड़ते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था में। न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी प्रमुख नगरों में काजी की नियुक्ति की और अमीर दाद की नियुक्ति की थी। काजी हम लोगों ने पढ़ा था भाग 1 में इसमें कि जो धार्मिक न्यायाधीश का पद होता है और जो न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी था इल्तुतमिश के कार्यकाल में, उसे काजी उल कुजात कहते थे। इल्तुतमिश प्रथम तुर्की शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। और सिक्कों पर हिंदू धार्मिक संस्कृति में नंदी, जो कि शिव भगवान के सवारी हैं, और चौहान घुड़सवारों को अंकित करवाया था। तो याद रखिएगा कि धार्मिक मान्यता को भी ये लेकर चला था। साथ ही इल्तुतमिश ने खुद को खलीफा का प्रतिनिधि बताया और इस वाक्य को सिक्कों पर अंकित करवाया था। इसके 2 प्रचलित सिक्के थे, जिसमें चांदी का टंका था और तांबे की जीतल, ये दोनों प्रचलित थे। जिसमें चांदी के टंका का जो वजन था 175 ग्रेन का था, 175 ग्राम का था। इल्तुतमिश सिक्कों पर तकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया। तकसाल क्या होता है? जहां सिक्के को बनाया जाता है। तो तकसाल के नाम को सिक्कों पर अंकित कराने की परंपरा को आरंभ किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत में विद्वान दरबारी लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज जो थे, वो भी इल्तुतमिश के दरबार में थे। मिन्हाजुद्दीन सिराज को हम लोगों ने भाग 1 में भी पढ़ा था। इनकी मशहूर रचना है तबकाते नासिरी, जिसमें तुर्की आक्रमण से लेकर 1260 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था 1231 ईस्वी में, और यह मकबरा अपने बड़े पुत्र की याद में, नासरुद्दीन महमूद की याद में इल्तुतमिश ने बनवाया था, जो कि तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम मकबरा था। बदायूं की जामा मस्जिद का भी निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, और नागौर में विशाल अतार किन का दरवाज़ा भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, जिससे प्रेरित होकर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। महरौली दिल्ली में हौजे शमसी और शमसी ईदगाह, जो कि एक जलाशय है, उसका निर्माण करवाया, तथा यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली की खूबसूरती पर भी काफ़ी ध्यान दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली की खूबसूरती पर भी ध्यान दिया। इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, और यह स्क्रिच शैली से बना भारत का पहला मकबरा है। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने खुद ही अपने मकबरे को बनवाया था। 1236 ईस्वी में बामियान, जो कि अफगानिस्तान में है, बामियान पर आक्रमण करने के जाते समय रास्ते में सुल्तान इल्तुतमिश बीमार पड़ता है, और 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अब देखो, रजिया जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी, और उस वक्त के जो तुर्की सरदार थे उन्हें एक महिला के अंतर्गत शासन करना अच्छा नहीं लगा। वो इसे अपने शान के खिलाफ माने, और उन लोगों ने क्या किया, इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र रकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। रकनुद्दीन फिरोज शाह जो था रजिया का सौतेला भाई था, और ये एक अयोग्य शासक था। भोग विलास में लिप्त रहने वाला ये था शासक उस वक्त का दिल्ली सल्तनत का,
और जिस कारण दिल्ली की जनता में विद्रोह भी उत्पन्न होने लगती है। तो इसके जो सेना नायक ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को एक सलाह दी कि आप कुछ दिन के लिए दिल्ली से बाहर चले जाओ, विद्रोह शांत हो जाए तो आप आ जाना वापस से दिल्ली। लेकिन जब ये दिल्ली से बाहर जाता है, उसी वक्त रजिया लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने आई और खुद को दिल्ली का वास्तविक शासक बताया, खुद को वास्तविक उत्तराधिकारी बताया इल्तुतमिश का। अब देखो, ये लाल वस्त्र पहनकर आई थी और लाल वस्त्र, न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करने पड़ते थे। तो एक तरीके से यह जनता से न्याय मांगने आती है और खुद को दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी बताती है, जैसा कि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बताया था। तो ये जनता और अमीरों का समर्थन इसे प्राप्त होता है। किसी तरीके से जनता और अमीरों का समर्थन प्राप्त कर देती है और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाती है। अब ये रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बनती है और जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली वापस लौटता है तो उसे बंदीगृह में डाल दिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। यह इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।